आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के लॉन्च की घोषणा की है। 62,500 करोड़ रुपए की इस स्कीम का लक्ष्य भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। सरकार कंपनियों को उत्पादन के लिए 5% तक इंसेंटिव देगी। Mobile phone production cumulative, which was about 22 lakh crore, will be doubling in this period. It will go up to 40 lakh crore. That's a big thing. And as you know, last year smartphone as a category, as a product, was the largest exported item out of India. That position will be retained, that position will be further strengthened. Electronics manufacturing became the third largest category. That will also get sustained now with all these initiatives. और क्या खास है इस स्कीम में, पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। मोबाइल पीएलआई के पहले चरण के अंदर भारत में 99% मोबाइल बनने लग गए हैं और इसके साथ साथ भारत मोबाइल वैल्यू के टर्म्स में दूसरे नंबर पर का देश बन गया है। अब सरकार मोबाइल पीएलआई 2.0 स्कीम लेकर के आई है। इसके जरिए सरकार भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को 2.5% से लेकर के 5% तक इंसेंटिव देगी और अगर वो भारत में ही कंपोनेंट की सोर्सिंग करेंगे तो उनको 1.5% तक का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ साथ अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं भारत के अंदर ही तो उनको 3% तक के एडिशनल इंसेंटिव मिल सकते हैं और खासतौर पे कि जो घरेलू ब्रांड सरकार एक बनाना चाहती है तो उनको इंसेंटिव कम 5% से लेकर के 8% तक सरकार इंसेंटिव देगी। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे भारत के अंदर मोबाइल का इकोसिस्टम एक बनेगा। तो अब कैबिनेट ने 15 जुलाई को इसके लिए 62,500 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी थी। अब सरकार ने इसको रोल आउट कर दिया है, कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दी है। बहुत जल्द ही कंपनियां इसके अंदर आवेदन करेंगी और इस स्कीम का फायदा उठाएंगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों के 1 महीने बाद दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित के साथ आज दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल ने डीसीपी से मुलाकात की लेकिन पुलिस ने सिर्फ शिकायत दर्ज की। इसके बाद राहुल बाहर निकले और पीड़ित के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी वहां पहुंच गए। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या चल रहा है संसद मार्ग थाने के बाहर, क्या अपडेट है फिलहाल वहां की स्थिति की? बिल्कुल, देखिए पिछले 5-6 घंटे से लगातार हाई वोल्टेज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता पार्लियामेंट थाने के अंदर ही मौजूद हैं और उसके बाहर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो पूरा पैलेट गन का मामला है उस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इससे कम पे वो नहीं मांगे। हालांकि पुलिस ने राहुल गांधी की तरफ से शिकायत दर्ज कर ली है, शिकायत ले लिया था, बाकायदा डीसीपी से मिलकर उन्होंने अपनी शिकायत दी भी थी और उसके बावजूद वो लगातार जिद पर अड़े हुए हैं और कार्यकर्ता जो तमाम यहाँ पर हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं कि इस मामले में जो साहिल को पैलेट गन लगी है उसके साथ यहाँ पर आए हैं और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
और ये कह रहे हैं कि जब तक ये FIR दर्ज नहीं होगी तब तक यहाँ पर मैं और या फिर तमाम जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता वो नहीं हटेंगे। इसी जोशो खरोश के साथ यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये जगह खाली कर दीजिए, अदरवाइज कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके यहाँ पर से कोई कार्यकर्ता हिलने को तैयार नहीं है और यहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, पार्लियामेंट थाने के अंदर भी मौजूद हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जंतर मंतर का जो पार्ट 2 है, जो राहुल गांधी ने एक बार पहले प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, आज वो यहाँ पर पार्लियामेंट थाने के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहर पे यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ले रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आएंगे आपके पास। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू के अवैध कारोबार पर DGGI ने बड़ी कार्रवाई की है। चित्रकूट और बांदा में छापेमारी के दौरान चोरी छिपे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का खुलासा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, DGGI ने क्या एक्शन लिया है, बताइए। देखिए, ये पान मसाला और टोबैको जो कारोबारी हैं उनके खिलाफ लगातार जो डायरेक्टर जनरल GST इंटेलिजेंस है उनकी कार्रवाई चल रही है और इसी सिलसिले में आज बांदा और चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और करीब बताया जा रहा है कि करीब 185 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का मामला है, क्योंकि जिस तरह से पान मसाला और तंबाकू को लेकर नेशनल हेल्थ सेस और हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू किया गया था और उसके बाद से ये था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर इस पर सेस लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो तंबाकू है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। इसी को देखते हुए जो बड़े पैमाने पर बिना डिक्लेरेशन दिए हुए, बिना जानकारी के अवैध रूप से बड़े पैमाने पर पान मसाला और तंबाकू के पाउचेस बनाए जा रहे थे और टैक्स चोरी के इरादे से ये काम किया जा रहा था। तो इस मामले को DGGI ने खुलासा किया है और इस रैकेट को पकड़ा है। कई सारे लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। 27 पाउच पैकिंग की जो मशीनें हैं उसको जब्त किया गया है और आपको बता दूं कि इसमें 27 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये लगातार कार्रवाई चल रही है और काफी लंबे समय से चल रही है और इस तरह के जो इलीगल तरीके से पान मसाला और तंबाकू के पाउच की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके खिलाफ ये GST इंटेलिजेंस की तरफ से कार्रवाई लगातार चल रही है। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगर आप अपने पेट्स के साथ ट्रेन सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले ये नया नियम जरूर जान लीजिए। फ्लाइट की तरह अब ट्रेन में भी पालतू जानवरों को तय नियमों और अलग कैरियर या डॉग बॉक्स में सफर करना जरूरी होगा। पूरी डिटेल्स बता रही है दीपाली नंदा। देखिए, अगर आप पेट के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए नियम पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब रेल मंत्रालय की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका पालन करना आपको बेहद ज़रूरी होगा, खासतौर पर तब जब आप अपने पेट के साथ ट्रेन में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हों। जो बदलाव किया गया है उसमें मुख्य तरह से सेम वही प्रोटोकॉल जब आप फ्लाइट में जाते हैं, अपने पेट को एक कैरियर या फिर एक बॉक्स में लेकर जाते हैं, वो प्रोटोकॉल अब आपको ट्रेन सफ़र के दौरान भी फॉलो करना होगा। अभी इस तरह का कोई प्रोटोकॉल या फिर नियम नहीं है। आप अपने पेट को ट्रेन में लेकर जाते हैं, कोच के अंदर लेकर जाते हैं और सीट के नीचे बिठा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। एक और जो बदलाव किया गया है वो ये कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेट हैं, 2 पेट हैं, और उनके लिए आपको अब अलग अलग से ही बुकिंग करानी होगी पार्सल ऑफिस में जाकर, और दोनों का ही अलग से बॉक्स होना मैंडेटरी किया गया है। बड़ा बदलाव ये भी है कि अगर आपका पेट बड़ा है जो कि बॉक्स में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको स्पेशल व्हीकल में जाकर बुकिंग करानी होगी, और स्पेशल व्हीकल में भी आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी या नहीं ये निर्भर करेगा कि उस तारीख को वहाँ पर बुकिंग का स्लॉट आपको मिल पाता है या नहीं। तो ये बड़े बदलाव है जो रेल मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं। वजह है जाहिर तौर पर यही कि जो दूसरे यात्री हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, उनका ट्रैवल पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे, इसलिए आज से ये बड़े बदलाव किए गए हैं।
लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर सोने चांदी में जोरदार चमक देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 1,60,000 और चांदी 2,47,000 के पार पहुंच चुकी है। 3 अगस्त से सोने में करीब 17,000 और चांदी में करीब 50,000 की तेजी आ चुकी है। अब सवाल है, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी और भाव कहां तक जा सकता है? डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। इसी हफ्ते की बात की जाए तो सोना 5% और चांदी 8% तक बढ़े हैं। अगर अगस्त के महीने की बात की जाए तो सोने में हमने करीबन 11% और चांदी में 17% तक की तेजी यहां पर आते हुए देखी है। कुछ एक फैक्टर्स जो यहां पर सपोर्टिव हैं, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। दूसरा, अगर आप कच्चे तेल को देखें तो वहां पर हमने $93 अ बैरल आता हुआ देखा है। कच्चा तेल इस साल में 50% तक बढ़ा है, तो वो इन्फ्लेशन लेड जो कंसर्न्स हैं वो भी सोने को काफी हद तक सेफ हेवन बाइंग में दिखा रही हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार यहां पर सोना खरीद रहे हैं। चाइना पिछले 20 महीने से लगातार ले रहा है। ETF बाइंग यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। जून जुलाई पॉजिटिव महीने थे, अगस्त में यहां पर खरीदारी फिर लौटी है, तो काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इंडियन फेस्टिवल डिमांड यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। यूएस का जो डेट है वो $40 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। रेट में बढ़त हम शायद आता हुआ सितंबर में भी नहीं देखेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर सोने और चांदी दोनों के लिए काफी सपोर्टिव रहे हैं। वेल एक्चुअली अगर आप ग्लोबल वॉल स्ट्रीट बैंक्स की बात देखें तो उनका मानना है कि यहां से हायर हाइज हम बनता हुआ देखेंगे। फिर चाहे वो जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, जिनका मानना है कि $5,400 से $6,000 एन आउंस तक के लेवल्स यहां पर सोना आपको अगले 6-8 महीने में दिखा सकता है। मेटल फोकस 5,000 की बात कर रहा है। डॉयचे बैंक, HSBC, ING सभी लोग यहां पर $48 से $4,900 एन आउंस की बात कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर इसे कैलकुलेट करके देखें इस साल के अंत तक तो सोना 1,75,000 1,80,000 तक फिर से जा सकता है। चांदी का ऑल टाइम हाई 4,20,000 रुपए था। अब बाजार को लगता है कि 3,25,000 3,50,000 तक यहां पर फिर से प्राइसेस जा सकते हैं, यानी कि वो रैली फिर से लौट रही है और यहां से हायर हाइज हम बनता हुआ अभी भी देख सकते हैं। तो इस हफ्ते बाजार में गिरावट बढ़ी, क्रूड में तेजी आई तो गोल्ड सिल्वर में रैली दिखी। उधर यूएस बॉन्ड डील का टेंशन अलग से है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार टेंशन हजार, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV X1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन पेश कर दिया है। इसमें ज्यादा लेग स्पेस के साथ पीछे बैठने वाले यात्रियों के कंफर्ट का खास ख्याल रखा गया है। कार की शुरुआती कीमत करीब 50 लाख रुपए है। तो कैसी है ये BMW की कार, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। भारत में लग्जरी कार मेकर्स में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। व्हील बेस को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए ताकि जो केबिन स्पेस है उसे बढ़ाया जा सके। BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV X1 के साथ यही किया है और ये है BMW की X1 लॉन्ग व्हील बेस। और जैसा कि नाम से साफ है, इसके व्हील बेस को कितना स्ट्रेच किया गया है तो करीब 108 mm ज़्यादा लंबी है व्हील बेस और इससे जो गाड़ी का कुल डायमेंशन है वो भी बढ़ गया है, लगभग 116 mm ज़्यादा बढ़ गया है। इन नंबर्स का असली असर आपको तब दिखेगा जब आप इसके रियर केबिन में बैठेंगे। ये पहले से ज़्यादा स्पेशियस है अपने स्टैंडर्ड मॉडल से। अगर नी रूम की बात करें 109 mm ज़्यादा है, जबकि जिसका लेग रूम जो है 150 mm ज़्यादा है। तो काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड हो सकती है। और भारत में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि सिर्फ वीकेंड पे ड्राइव करना चाहते हैं, नॉर्मल दिनों में चाहते हैं कि वो पीछे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करें या कोई ऑफिस का काम करें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BMW ने ये नया वर्जन जो है वो उतारा है। OS 9 जो कि iDrive है BMW का, उस पर बेस्ड है और इसका जो खास तौर पे एल्युमिनियम मैश इफेक्ट ट्रिम है वो इसे बहुत ही अनोखा बनाता है, बहुत ही अलग बनाता है। और तमाम जो एडवांस फीचर्स हैं, कनेक्टेड फीचर्स हैं, ये उससे लैस है। और अगर आप इंटीरियर कंफर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक तरह से स्पोर्टी और मिनिमलिस्टिक दोनों ही लुक देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और अगर यहाँ का ऑडियो सिस्टम आप देखें तो हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम है जो कि 12 लाउड स्पीकर सिस्टम है। आपको अंदर जो है इसका ऑडियो सिस्टम है बहुत ही एक कॉन्सर्ट लाइक फीलिंग यहाँ पे आपको देगा। अगर आप पार्किंग असिस्टेंस की बात करें तो इसका 360 सराउंड विजन है। रिवर्स असिस्टेंस में इसमें 50 मीटर की कम से कम मेमोरी है। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो 4 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का। परफॉर्मेंस पिछले जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके मुकाबले थोड़ी सी बेहतर है। 49.9 लाख से इसकी कीमत शुरू हो रही है और आपको ये 4 कलर ऑप्शंस में मिलेगी। रोहन सिंह, दिल्ली।
मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा होने जा रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यानी MMRTA ने ऑटो और काली पीली टैक्सियों के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए किराए 1 सितंबर से लागू होने की संभावना है। नई दरों के मुताबिक ऑटो का किराया 26 रुपए से बढ़ाकर 27 रुपए होगा, जबकि काली पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 से बढ़कर 33 रुपए हो जाएगा। दोनों के किराए में बढ़ोतरी शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए लागू होगी। इसके बाद हर किलोमीटर के किराए में भी बदलाव होगा। हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने तक पुराने किराए ही लागू रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर प्रसाद के नाम पर ऑनलाइन मिठाइयां बेचने पर अमेजॉन पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेजॉन पर राम मंदिर प्रसाद के नाम से सामान्य मिठाइयां बेची जा रही थी। CCPA ने इसे भ्रामक बताकर इस पर कार्रवाई की है। CCPA के मुताबिक इस सामान्य मिठाइयों को राम मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के बिना प्रसाद के तौर पर पेश किया गया था। इसी के साथ अमेजॉन पर बिना अनुमति पोर्टल के प्रसाद और धार्मिक नाम से मिठाई या सामान बेचने पर रोक भी लगा दी गई है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।